बस मुझसे तो अब और नहीं झेला जाता। क्या सोचकर आई थी और क्या बनकर रह गई। क्या हुआ सुप्रिया, क्यों सुबह सुबह गुस्सा हो रही हो? भूखी लगी है तो खाना खाओ। आप तो ना बस रहने दीजिए, मुझे गुस्सा मत दिलवाइए। अरे लेकिन हुआ क्या, बोलो तो। क्यों मेरी बीवी का गुलाब सा चेहरा मुरझाया हुआ है? अपनी उस बहन का कुछ करिए। मुझे क्या इसीलिए ब्याह कर लाए थे कि मैं उसकी नौकरानी बनकर रहूं? सुप्रिया, ये तुम भी अच्छे से जानती हो कि वो तुमसे ज्यादा काम करती है। अरे वो है तभी तो तुम्हें आराम है। रहने दीजिए जी। और आप ये मत भूलिए कि आपके माँ बाप तो है नहीं, तो बड़ा भाई होने के नाते आपको ही उसकी शादी करनी पड़ेगी। तब कहाँ से लाओगे शादी और दहेज के पैसे? मैं तो कहती हूँ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसे इस घर से निकाल दो। और फिर मेरी 5 साल की दिया भी है, कल को मुझे इसके बारे में भी तो सोचना है। अपनी पत्नी का गुस्सा देख विक्रम धीरे से सुप्रिया के पास जाकर कहता है, अरे धीरे बोलो, शायद तुम ये बात जानती नहीं हो कि बाबूजी ने मरने से पहले ही अपनी आधी जमीन इस निधि के नाम कर दी थी। इसलिए उससे जितना प्रेम से रहोगी उतना ही फायदे में रहोगी। क्या? अगर ऐसा है तो 1 मिनट, दीवारों के भी कान होते हैं। आप जरा अपने कान इधर लाइए। सुप्रिया अपने पति के कान में कुछ ऐसा कहती है जिसे सुन विक्रम बहुत खुश होता है। कीरतपुर गांव में 20 साल की निधि अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था, इसलिए अब वही उसका सहारा थे। लेकिन उसकी भाभी सुप्रिया एक तेज तर्रार महिला थी जो कि निधि को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन जमीन में हिस्सेदारी का नाम सुनकर अब सुप्रिया के मन में लालच आ गया और अब वो निधि से प्यार से पेश आने लगी। फिर एक रोज जब निधि रसोई में खाना बना रही थी तो सुप्रिया उसके पास गई। अरे निधि, मेरे रहते तुम ये सब क्यों कर रही हो? लाओ मैं खाना बना देती हूँ, आप तो बस आराम करो। भाभी खाना बस बन गया। सुप्रिया उदास चेहरा लेकर खड़ी हो जाती है। क्या बात है भाभी, बड़ी उदास लग रही हो? वो बात ही ऐसी है, दरअसल तुम्हारे भैया शहर में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अब तुम तो जानती हो खेती बाड़ी में उतनी कमाई नहीं हो पाती। लेकिन क्या भाभी, साफ साफ कहो। उन्हें बिजनेस में लगाने के लिए पैसों की थोड़ी कमी पड़ रही है। इन्होंने सोचा अपनी जमीन बेचकर ये कमी पूरी कर लेंगे, लेकिन तब भी उतने पैसे नहीं हो पा रहे हैं। तो सोच रही थी अपने गहने गिरवी रख दूं। नहीं भाभी, वो गहने माँ के हैं। उन्होंने बड़े प्यार से अपनी बहू के लिए बहुत पहले ही बनाकर रख लिए थे। वैसे विक्रम भैया को जो कमी पड़ रही है उसके लिए आप मेरे हिस्से की जमीन बेच दो। जमीन बेचना तो मैं नहीं चाहती, लेकिन भैया की काम आएगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर विक्रम और सुप्रिया बहुत खुश होते हैं और अगले दिन ही जाकर विक्रम वो जमीन बेच देता है और उससे मिलने वाले सभी पैसे रख लेता है। ऐसे ही 10 दिन बीत गए। फिर सभी ट्रेन में बैठकर शहर की ओर चल पड़े। सफर के दौरान निधि और दिया बहुत खुश थे। ये ट्रेन तो कितनी बड़ी है और इसमें झूलने में कितना मजा आ रहा है। आपको याद है भैया, हम बाबा से कितना लड़ते थे कि हमें भी कभी शहर घुमा लाओ, लेकिन वो हमेशा हाँ में ही टाल देते थे हमें। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया जो आप मुझे भी अपने साथ शहर लेकर जा रहे हो, नहीं तो मैं तो अकेले गाँव में रहकर उदास ही हो जाती। निधि, तुम्हारे कारण ही तो हम शहर जा पा रहे, फिर तुम्हें कैसे न ले जाते। और हाँ, अब वहाँ रहकर जी भरकर देख लेना पूरा शहर। ये कहकर विक्रम सुप्रिया की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। उन दोनों के दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। इस तरह बातें करते हुए सफर कट गया और वो दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर आ पहुँचे। क्या यही शहर है भैया? यहाँ तो इस स्टेशन पर ही कितनी भीड़ है। इतने लोग तो हमारे पूरे गाँव में भी नहीं होते। इसीलिए तो इसे शहर कहते हैं, सपनों की नगरी। बाबा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाना है। हाँ भैया, भूख तो मुझे भी लगी है। वो देखो वहाँ ब्रेड पकौड़ी मिल रहे हैं, आप वही ले आइए। नहीं, मुझे तो बहुत जोरों की आई है। मैं शौचालय होकर आता हूँ, तब तक तुम उस लंबी लाइन में लग जाओ। हाँ निधि, मैं भी दिया और इस सामान के साथ यहीं खड़ी होती हूँ, तब तक तुम ले आओ। अच्छा ठीक है, मैं ही जाती हूँ। निधि ब्रेड पकौड़े लेने चली जाती है और इधर विक्रम और सुप्रिया दिया के साथ दूसरी ट्रेन में चढ़ जाते हैं। दरअसल निधि के भाई भाभी उसे छोड़कर जाने की फिराक में थे, क्योंकि पैसे मिलने के बाद अब निधि उन्हें बोझ लगने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ इस बात से अनजान निधि लंबी लाइन में लगने के बाद सबके लिए ब्रेड पकौड़े पैक करवा कर ले आई, लेकिन लौटने पर उसने अपने भैया भाभी को वहाँ नहीं पाया। कमाल है, भाभी यहीं तो खड़ी थी दिया के साथ। ओह अच्छा, हो सकता है वो भी शौचालय गई हो। कुछ देर यहीं इंतजार करती हूँ। निधि उसी प्लेटफॉर्म पर बैठी रही, लेकिन काफी देर बाद भी वहाँ कोई नहीं आया। आने दो आज भैया को, आते ही अच्छे से डांट लगाऊंगी। बेचारी निधि,
जिसने माँ बाप के जाने के बाद अपने भैया भाभी को ही माता पिता माना था, आज वही उसको अनजान शहर में अकेला छोड़कर चले गए। सुबह से रात होने को आ गई, तभी एक स्टेशन मास्टर उसके पास आया। बेटी, सुबह से देख रहा हूँ तुम यहाँ अकेली बैठी हो। यहाँ किसी को लेने आई हो क्या? नहीं स्टेशन मास्टर जी, मैं तो अपने भैया भाभी के साथ गांव से शहर आई थी, लेकिन उन्होंने मुझे ब्रेड पकौड़े लाने के लिए भेजा और जब मैं लौटी तो यहाँ कोई था ही नहीं। सुबह से शाम हो गई उनका इंतजार करते करते। बेटी, कई साल बिता दिए मैंने इस स्टेशन पर और मैंने कई घटनाएं होते हुए देखी हैं, और अगर कोई तुम्हें भूल कर गया होता या तुम उनसे बिछड़ी हुई होती तो वो अब तक वापस आकर तुम्हें यहाँ से ले जाते। ये सुनकर निधि की आंखों में आंसू आ गए। वो तो ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि असल में उसका सगा भाई उसके साथ ऐसा कर सकता है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ वो दोनों जानबूझकर तुम्हें यहाँ छोड़कर गए हैं। नहीं विक्रम भैया, सुप्रिया भाभी, आखिर क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया? ऐसे 3 दिन बीत गए। निधि भूखी प्यासी दिन रात उसी स्टेशन पर बैठकर अपने भाई के आने की राह देखती। तीसरे दिन रामदीन उसके लिए भेलपूरी लेकर आया। बेटी, आज अगर मेरी बेटी जिंदा होती तो वो शायद तुम्हारी उम्र की ही होती और मैं उससे यूं भूखा नहीं देख पाता। ये लो, मैं तुम्हारे लिए ये भेलपूरी लाया हूँ, मेरी पत्नी ने बनाई है। निधि ने आंसू पोंछते हुए वो भेलपूरी खाई तो उसका मन काफी ठीक हो गया और वो रोते रोते कहने लगी, भेलपूरी बहुत अच्छी है, बस हल्की सी तीखी कम है। अच्छा चलो बेटी, अब घर चलो, और वैसे भी यूं स्टेशन पर अकेले रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। निधि रामदीन के साथ उसके घर चली जाती है। रामदीन की पत्नी सरोज ने उसे देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाई और निधि को अपनी बेटी की तरह सीने से लगा लिया। बहुत प्यारी है, अब से ये हमारे साथ ही रहेगी। निधि को उनके साथ बड़ा अपनापन लगा। अब निधि वहां रहकर घर के सारे कामकाज करती। वहां रहकर उसने सरोज से अच्छी भेलपूरी बनाना भी सीख लिया। एक रोज, मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं भी कुछ काम करना चाहती हूँ। मास्टर जी, मुझे काम दे दीजिए। बेटी, स्टेशन पर ही मेरी एक छोटी सी दुकान है, तुम उसमें खुद का काम शुरू करो और जो चाहो बना कर बेचो। निधि स्वादिष्ट भेलपूरी बनाने लगी थी, इसलिए उसने रेलवे स्टेशन पर भेलपूरी की दुकान लगानी शुरू कर दी। आइए आइए, चटपटी खट्टी मीठी भेलपूरी खाइए, सिर्फ 30 रुपए प्लेट। रेलवे स्टेशन पर कुछ अलग सुनकर सब ग्राहक उस ओर खींचे चले आए और निधि की भेलपूरी चुटकियों में बिकने लगी। पहले ही दिन उसने 2000 की कमाई कर ली और अब वो दिन पर दिन तरक्की करती रही। एक रोज, तुम्हारी दुकान तो बहुत ही अच्छी चल रही है बेटी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में तुम एक बहुत बड़ी व्यापारी बन जाओगी। ये सब आपकी वजह से ही हुआ है पापा। पापा शब्द सुनते ही रामदीन की आंखों में आंसू आ गए। कई महीनों बाद निधि की उसी स्टेशन पर 5 दुकानें हो गई। वो रेलवे स्टेशन पर भेलपूरी वाली के नाम से सोशल मीडिया पर फेमस हो गई, जो कि महीनों के लाखों कमाने लगी। ये खबर मिलते ही सुप्रिया और विक्रम, जो अपना 80% पैसा उड़ा चुके थे, वो भागते हुए निधि के पास आए। हमें माफ करना निधि, वो उस दिन हम तुम्हें भूलकर आगे चले गए थे। हम बहुत खुश हैं कि तूने इतनी तरक्की कर ली। लेकिन निधि ने दुकान पर काम करने वाले अपने कर्मचारियों से कहकर उन्हें वहां से बाहर कर दिया। साथ ही दोबारा नजर आने पर उन्हें जेल में बंद करवाने की धमकी भी दी। अब निधि दिल्ली में रामदीन के घर उनके साथ खुशी खुशी रहने लगी। भगवान के नाम पे कुछ दे दो साहब, 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाया। ए साहब, कुछ दे दो ना साहब। साहब, भगवान आपका भला करेगा साहब। ओहो, सुबह सुबह तेरी मनहूस सूरत देख ली, अब क्या भला होगा मेरा? ले पकड़, और अब भगवान के लिए पीछा छोड़ मेरा। इतना कहकर उस आदमी ने अपनी जेब से निकाले हुए 5 रुपए भीखू को पकड़ाए और वहां से तेजी के साथ निकल गया। और भीखू काफी देर तक उन 5 रुपयों को देखता रहा और फिर आसपास नजर घुमाते हुए सोचने लगा, 5 रुपए, इसमें क्या आएगा? वो सामने पराठे वाला खड़ा है, उसके पास जाता हूँ। फिर भीखू अपनी जगह से उठा और सड़क के दूसरी तरफ खड़े एक ठेले पर गया। ठेले पर एक आदमी गरम गरम आलू के पराठे सेक रहा था, जिन्हें देखकर भीखू की भूख और भी बढ़ गई। उसका मन कर रहा था कि वो तुरंत पराठों पर टूट पड़े, लेकिन फिर भी किसी तरह खुद को संभाले वो वहां खड़ा रहा। जब पराठे वाले की नजर उस पर पड़ी तो उसने गुस्से से कहा,
यहाँ क्यों खड़ा है? चल हट, रास्ता छोड़, कहीं और जाके हाथ फैला चल। भैया मुझे पराठा खाना है। ये लो, मेरे पास पैसे भी हैं। ये तो बस 5 रुपए, इतने में नहीं मिलता यहाँ कुछ। एक पराठा पूरे 10 रुपए का, समझा? जा, जब पूरे पैसे हो तब आना। जा। भैया पर आधे पैसे तो है ना मेरे पास, तो आधा पराठा ही दे दो, बहुत भूख लगी है भैया। अच्छा, और फिर बचे हुए आधे पराठे का मैं क्या करूंगा? है, यहाँ कोई ग्राहक आधा पराठा नहीं खरीदता, समझा? तो भैया फिर पूरा पराठा ही दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। भीखू ने इतनी बेबसी से ये बात कही थी कि उस पराठे वाले को भीखू पर दया आ गई और उसने 5 रुपए लेकर उसे पूरा एक पराठा खाने के लिए दे दिया। बस भीखू को यही तो चाहिए था। भीखू ने सिर्फ आधा पराठा ही खाया और बचा हुआ पराठा अपने झोले में डालकर वहां से चल दिया। यही भीखू की जिंदगी थी। कभी कुछ खाने को मिल जाए तो उसे भगवान का चमत्कार मानकर वो खुश हो लेता था, और जब नहीं मिलता तो उसे भी भगवान की दी हुई सजा मानकर रह लेता। उसे किसी से कोई शिकायत नहीं थी। भीखू एक पैर से लाचार था और उसका एक हाथ भी जन्म से ही नहीं था। उसकी इस हालत को देखकर कोई भी उसे काम पर नहीं रखता था। परिवार के नाम पर भी भीखू के पास कोई नहीं था, सिवाय कुछ उन बच्चों के जो उसी की तरह अपाहिज थे और भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे। भीखू को जब कभी भीख में कुछ मिलता वो उसे उन बच्चों के साथ जरूर बांटता था। ले भाई राजू, ये तेरा, और मन्नू तू ये ले, और रीना ले, तू भी ले। भैया ये मन्नू का टुकड़ा मेरे टुकड़े से बड़ा है। हाँ तो क्या हुआ, खाने देना उसे, और तू चिंता क्यों करता है? भगवान ने चाहा तो कल और कुछ मिल जाएगा, और क्या पता आज से ज्यादा ही मिल जाए। भीखू की बात सुनकर वो तीनों बच्चे मुस्कुरा दिए और फिर चैन की नींद सो गए। भीखू के जैसे ये बच्चे भी अनाथ थे, लेकिन फिर भी अकेले नहीं थे। इनमें से जब कभी किसी को भी भीख मिलती तो उसे आपस में जरूर बांटते थे। बस इसी तरह इनकी जिंदगी चले जा रही थी। फिर एक दिन, साहब साहब भगवान के नाम पर कुछ दे दो साहब। अब क्या चाहिए तुम्हें? अब जो आपकी इच्छा हो साहब, पैसे, खाना, कपड़े, कुछ भी दे दो साहब, इस गरीब का भला हो जाएगा। अभी रुको, मैं बाहर आकर तुमसे बात करता हूँ। इस आदमी का नाम राजेश था, जो देखने से ही काफी अमीर लग रहा था। असल में राजेश शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन था और उस वक्त अपनी महंगी गाड़ी में बैठकर एक मीटिंग के लिए जा रहा था। लेकिन जब उसकी गाड़ी की खिड़की पर भीखू भीख मांगने के लिए आया तो बाकियों की तरह उसने भीखू को हड़काया नहीं, बल्कि गाड़ी से बाहर आकर भीखू से बड़े ही सुलझे अंदाज में बोला, हाँ भाई, तुम्हें मैं पैसे भी दे सकता हूँ, खाना भी खिला सकता हूँ, और पहनने को कपड़े भी दे सकता हूँ, वो भी अभी के अभी। लेकिन एक समस्या है। कैसी समस्या साहब? देखो भाई, मैं हूँ एक कारोबारी, जात से भी और काम से भी। तो मेरी जिंदगी का एक उसूल है कि मैं कभी भी किसी को भी कोई चीज मुफ्त में नहीं देता, भीख भी नहीं। साहब पर मैं गरीब आपको क्या दे सकता हूँ? अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं ऐसे भीख थोड़े ही ना मांगता। वो तुम देखो भाई, मैं यहाँ अगले 5 मिनट तक खड़ा हूँ। तुम जो चाहो मेरे लिए ले आओ, और बदले में मैं तुम्हें पैसे, खाना और पहनने को कपड़े भी दिला दूंगा। पर याद रहे, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट ही हैं। राजेश के ऐसा कहते ही भीखू अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगा। उसने आसपास नजर घुमाकर देखा तो उसे एक गुलाब का पौधा नजर आया, जो ढेर सारे लाल गुलाबों से भरा हुआ था। उस पौधे को देखकर भीखू को कुछ सूझा और वो अपनी बैसाखी के सहारे लंगड़ाते हुए उस पौधे के पास गया। उसने अच्छे से देखभाल कर उस पौधे का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर फूल तोड़ा और उसे लाकर राजेश को देते हुए बोला, लीजिए साहब, ये ही दे सकता हूँ मैं आपको। बहुत बढ़िया, ये वाकई बहुत सुंदर है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर राजेश ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और उन्हें भीखू के हाथों में रखते हुए बोला, मुझे लगता है इतने से तुम खाना और कपड़े दोनों खरीद सकते हो। जो अभी भीखू के साथ हुआ था वो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। उस दिन भीखू और तीनों बच्चों ने पहली बार छक्के खाया। बच्चे बहुत खुश थे, लेकिन भीखू किसी सोच में डूबा हुआ था। क्या हुआ भैया, खाओ ना। कुछ सोच रहा हूँ राजू, अब तू खाना खा। उस दिन जो कुछ हुआ उसने भीखू के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला था। असल में भीखू को पहली बार ये एहसास हुआ था कि जिंदगी में जरूरत से ज्यादा भी हासिल किया जा सकता है। अगले ही दिन सुबह सुबह भीखू एक सरकारी बगीचे में गया और उसने ढेर सारे फूल तोड़कर अपने झोले में रख लिए। फिर उन फूलों को लेकर वो उस चौराहे पर गया जहां हर रोज भीख मांगने के लिए खड़ा होता था। लेकिन इस बार उसने किसी से भीख नहीं मांगी, बल्कि सबको आगे बढ़कर सुंदर फूल देने लगा।
उसके ऐसा करने से लोग बड़े खुश हुए। जो लोग पहले उसे डांट कर झिड़क देते थे वो अब उसे देखकर खुश हो रहे थे और उसे कुछ न कुछ पैसे भी जरूर दे रहे थे। उस दिन भी भीखू और तीनों बच्चों ने पेट भरकर खाया और फिर भैया ये कमाल कैसे हो गया, इतना सारा खाना? भीखू के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ था वो सब भीखू ने बच्चों को कह सुनाया और फिर अगले दिन से ही भीखू के साथ साथ तीनों बच्चे भी अपने साथ ढेर सारे फूल तोड़कर ले जाने लगे और लोगों को बांटने लगे। चौंकाने वाली बात ये थी कि बच्चों के साथ भी ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि भीखू के साथ हुआ था। कुछ दिन ऐसे ही हंसी खुशी बीत गए, लेकिन फिर अरे तुम तीनों इतने कम फूल क्यों लाए हो? इतने से क्या होगा? भैया वो आज बगीचे के गार्ड ने हमें फूल तोड़ते देख लिया, डंडा लेकर हमारे पीछे दौड़ गया था। बड़ी मुश्किल से बचकर भागे हम। वो तो शुक्र करो कि इतने फूल तोड़कर पहले ही झोले में डाल लिए थे, लेकिन अब लगता है कि कल से उस बगीचे में नहीं जा पाएंगे। वो गार्ड हमें फूल नहीं तोड़ने देगा। अच्छा ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। चलो कोई नहीं, कल का कल देखेंगे, फिलहाल आज तो काम पर चलें। ये सच था। लोगों को फूल बांटकर उनसे भीख लेना अब भीखू और इन बच्चों का काम बन गया था, लेकिन अब ये इतना आसान नहीं था। उस दिन जितने भी फूल थे उन्हें लेकर भीखू फिर से चौराहे पर गया। वो जाकर खड़ा ही हुआ था कि तभी वहां एक गाड़ी आकर रुकी। भीखू उस गाड़ी को देखते ही पहचान गया क्योंकि वो गाड़ी राजेश की थी। साहब साहब ये लीजिए साहब, ये आपके लिए। शुक्रिया दोस्त। दोस्त? आपने मुझे दोस्त कहा साहब? हाँ, क्योंकि अब तुम भी मेरी तरह ही कारोबारी हो गए हो। तुम्हारे बारे में सुना मैंने, यहाँ सब तुम्हारी ही बात करते हैं, तुम्हें फूलों वाला भिखारी कहकर बुलाते हैं और कई लोग तो तुम्हारा इंतजार भी करते हैं। लेकिन अभी भी बस एक दिक्कत है कि लोग तुम्हें अब भी भिखारी ही मानते हैं। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। इतना कहकर राजेश ने फिर से भीखू के हाथ में कुछ पैसे रखे और वहां से चला गया। उसके जाते ही भीखू एक बार फिर सोच में पड़ गया। एक बार फिर राजेश ने भीखू को नई दिशा दी थी। राजेश से मिले पैसों को लेकर भीखू फौरन वापस अपनी झोपड़ी में गया, जहां तीनों बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। भैया अच्छा हुआ आप आ गए। देखो ना ये मन्नू जिद कर रहा है कि आज पाव भाजी खाएगा और मैं बोल रहा हूँ कि आज छोले भटूरे खाते हैं ना। नहीं, खाना मैं लेकर आया हूँ, हम वही खाएंगे और अब से पैसे बचा कर रखेंगे। पर वो क्यों भैया, हमें पैसे बचाकर क्या करना है? फूल उगाने हैं। भीखू की कही बात को समझने में बच्चों को जरा भी देर नहीं लगी। उन सबके पास जितने भी पैसे थे उन सब से उन्होंने ढेर सारे पौधे खरीदे और फिर उन्होंने हाईवे के किनारे की सरकारी जमीन में रोप दिया। फिर सभी मिलकर उन पौधों की बहुत अच्छे से देखभाल करने लगे। कुछ ही हफ्तों में वो सभी पौधे सुंदर और रंग बिरंगे फूलों से भर गए। देखो भैया, अब कितने सारे फूल हैं हमारे पास। अब हम फिर से एक साथ भीख मांगने जा सकते हैं। नहीं, हम जाएंगे तो जरूर, लेकिन भीख मांगने नहीं बल्कि कारोबार करने। क्या मतलब भैया? भीख मांगने से बेहतर है कि हम इन फूलों को बेचकर पैसे कमाएं और फिर जो पैसे मिले उनसे और पौधे लगाएं, फिर और ज्यादा कमाएं। आखिर कब तक भिखारी ही रहेंगे? क्यों, सही कहा ना मैंने? भीखू ने आज कुछ ऐसा कहा था जिसे सुनकर तीनों बच्चों को बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि अब वाकई उन्हें जो भविष्य दिख रहा था वो एक भिखारी होने से कहीं बेहतर था। भीखू भी तैयार था फूलों वाले भिखारी से फूलों वाला कारोबारी बनने के लिए। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।